Hello students, welcome to Biomentors classes online. Today we are going to discuss the next topic in our chapter thermodynamics. और बेटा thermodynamics के अंदर में हम लोग पहुंच चुके हैं अभी एडियाबैटिक प्रोसेस के डिस्कशन पर. So let us move further, give the heading. और आपके पास में हेडिंग आ रही है एडियाबैटिक प्रोसेस. ठीक है, एडियाबैटिक प्रोसेस. इससे पहले क्विकली एक बार रिवाइज कर लेते हैं. हम लोगों ने जो प्रोसेसेस के बारे में डिस्कशन किया हुआ है वो क्या है. हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है आइसोबारिक प्रोसेस, ऐसी प्रोसेस जिसमें प्रेशर आपका कांस्टेंट रहता है, आइसोबारिक प्रोसेस होती है. आइसोथर्मल प्रोसेस जहां पर टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, आइसोकोरिक प्रोसेस जहां पर वॉल्यूम कांस्टेंट होता है. और अब हम लोग बात कर रहे हैं एडियाबैटिक प्रोसेस के बारे में. सो बेटा एडियाबैटिक प्रोसेस वो प्रोसेस होती है जहां पर आपका प्रेशर भी चेंज होता है, प्रेशर चेंजेस, वॉल्यूम चेंजेस, वॉल्यूम भी आपका चेंज होता है, टेम्परेचर चेंजेस, टेम्परेचर भी आपका चेंज होता है. लेकिन यहां पर जो डेल्टा क्यू है वो आपका जीरो होता है. तो ऐसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस कहते हैं. क्या कहते हैं बेटा? एडियाबैटिक प्रोसेस. सो द प्रोसेस इन विच देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ हीट बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग इज कॉल्ड एज एडियाबैटिक प्रोसेस. मैं लिख सकता हूं द प्रोसेस in which there is no exchange of heat, between system and surrounding is called as एडियाबैटिक प्रोसेस. हिंदी मीडियम रुद्धोष्म प्रक्रम के बारे में हम लोग यहां पर डिस्कस कर रहे हैं. तो ये होती है आपकी एडियाबैटिक प्रोसेस. ठीक है. ओके. सो अब यहां पर हम लोगों को फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में देखना है, क्या क्या चीजें होंगी, कैसे होंगी. सो लेट अस स्टार्ट. सो भैया देखो हमारे पास में फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो है वो कहता है डेल्टा क्यू बराबर डेल्टा यू प्लस का डेल्टा डब्ल्यू. क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही है. नाउ एज पर द कंडीशन ऑफ एडियाबैटिक प्रोसेस की कंडीशन मुझसे कहती है कि भैया डेल्टा क्यू को तो आप जीरो कर दो. तो मैंने बोला ठीक है भैया, डेल्टा क्यू को मैंने कर दिया जीरो. अब डेल्टा यू का मतलब क्या होता है? तो डेल्टा यू का मतलब होता है कि आपका एन सीवी डेल्टा टी. क्या लिखते हैं हम लोग? एन सीवी डेल्टा टी लिखते हैं. यस और नो? तो आपने बोला सही बात है. तो मैं डेल्टा यू को लिख सकता हूं डी यू मान लीजिए थोड़ी देर के लिए. तो हम लोग इसे लिख देंगे एन सीवी और डी टी. और डेल्टा डब्ल्यू को यदि मैं डी डब्ल्यू के फॉर्मेट में लिख देता हूं तो ये बन जाएगा आपके पास में पीडीवी. बराबर है? यस और नो? तो इन सारी वैल्यूज को यदि मैं यहां पर पुट कर देता हूं तो मेरे पास में कुछ ऐसा हो जाएगा. एक सेकेंड. हाँ बढ़ जा. हाँ ओके. एसी थोड़ा सा कम ठंडा कर रहा था यहां पे. ओके. सो लेट अस स्टार्ट फर्दर. हम लोग कहां पहुंच गए भैया? हाँ. सो ये मैंने यहां पर सारी चीजों को यहां पर मेंशन कर दिया. तो इसके बेसिस पर इन सारे डेटा को यदि मैं यहां पर पुट कर देता हूं तो मुझे मिलेगा डेल्टा क्यू तो क्या जीरो हो जाएगा? जीरो बराबर एन इंटू सीवी इंटू डी टी प्लस का पी डॉट डीवी. ये मेरे पास यहां पर एक इक्वेशन के फॉर्मेट में आ रहा है. और ये इक्वेशन मैंने यहां पर लिख दी एन सीवी डी टी प्लस का पी डॉट डीवी. एन सीवी डी टी प्लस का पी डॉट डीवी बराबर जीरो. मैं बोला ठीक है. अच्छा एक बात हम जानते हैं कि भैया पीवी बराबर होता है आपका एन आर टी. यस और नो? मैं बोला सही बात है. इस प्रोसेस में ध्यान से देखिए, मैंने बोला प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर सब चीजें वेरिएबल हैं. तो हम लोग करते हैं यहां पर डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल्स. यदि मैं डिफरेंशिएशन करता हूं विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल्स तो मुझे क्या मिलेगा? मुझे मिलेगा P डॉट डीवी प्लस का V डॉट डीपी
बराबर एन आर डी टी। बोलो यस और नो। मैंने बोला सही बात है। सो इट इंप्लाइज आई कैन राइट डी टी बराबर पी डॉट डीवी प्लस का वी डॉट डीपी अपॉन एन इंटू आर। यस और नो। तो आपने बोला सही बात है। अरे लिख सकता हूं, नहीं लिख सकता, बिल्कुल सही बात है। तो इस वैल्यू को उठा के यहां पर डाल दीजिए। तो आपको क्या चीजें मिल रही हैं उनको देखते हैं हम लोग बेटा। आपको मिलेगा 0 बराबर पी डॉट डीवी प्लस का एन आर, और dt की जगह क्या मिल रहा था, p डॉट डीवी प्लस का v डॉट dp डिवाइडेड बाई एन आर। यही मिल रहा है ना, देखो p डॉट डीवी प्लस का v डॉट dp डिवाइडेड बाई एन आर। तो भैया देखो p डॉट डीवी प्लस v डॉट dp अपॉन एन आर, और एन आर से एन आर यहां पर कट जाएगा। तो अभी आपके पास यहां पे कुछ तो भी एक टर्मिनोलॉजी बाकी है यार, कोई तो रह गई। ओके, एनसीवी है यहां पर, तो एन इंटू सीवी है बेटा, सीवी वाली टर्मिनोलॉजी रह गई है। तो अब यहां पर देखते हैं हम लोग इसको कैसे सॉर्ट आउट करते हैं। तो भैया हम लोग जानते हैं सीपी माइनस का सीवी बराबर होता है आर। सो यू कैन राइट सीपी बराबर सीवी प्लस का आर। यस और नो। आपने बोला सही बात है। एंड ऑल्सो सीपी अपॉन सीवी बराबर हो जाता है आपका गामा। तो देखो ये गामा हमारे लिए बहुत काम की चीज है। क्यों? क्योंकि गामा इज अवर एडियाबैटिक कांस्टेंट, और अभी तक आपको कहीं वो दिख भी नहीं रहा था। ठीक है, तो अब मैं यहां से लेके आता हूं। तो मैं इसे लिख सकता हूं कैसे, देखो सीपी को यदि मैं रिप्लेस करता हूं तो ये बन जाएगा सीवी प्लस का आर डिवाइडेड बाई सीवी बराबर का गामा। ठीक है, यस और नो। तो आपने बोला सही बात है। चलो इसको थोड़ा सा और एडजस्ट करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो सीवी प्लस का आर बराबर गामा टाइम्स सीवी। यस और नो। तो इसको यदि मैं उधर लेके जाता हूं तो आर बराबर आएगा सीवी कॉमन लेने पर गामा माइनस का 1। सो इट इंप्लाइज सीवी की जगह आपको मिलेगा आर डिवाइडेड बाई गामा माइनस का 1। यस और नो। तो आपने बोला बिल्कुल सही बात है या नहीं है? देखो ये बस आपके सामने छोटा सा डेरिवेशन कर दिया मैंने, ये काम की चीज है। कभी कभी गामा आर और सीवी में भी रिलेशन बन सकता है, तो ये भी एक सवाल है आपके लिए। ठीक है, ओके, ये तो स्टैंडर्ड सवाल है, स्टैंडर्ड फॉर्मूला, सीधा सीधा इस पे सवाल पूछा जा सकता है। चलो इसको उठा के अब यहां पे डालो, तो आपको मिलेगा क्या बेटा, 0 बराबर p डॉट डीवी प्लस का, देखो n से तो n को काट लो तो cv बच जाएगा। तो cv की जगह आपने लिख दिया r अपॉन गामा माइनस का 1 इंटू p डॉट डीवी प्लस का v डॉट dp डिवाइडेड बाई r। अगेन यहां पर आप एक स्टेप को फॉलो करोगे तो r से r भी कट जाएगा। सो भैया यहां पर देखो क्या बच रहा है, आपके पास में बच रहा है 0 बराबर p डॉट डीवी प्लस का p डॉट डीवी प्लस का v डॉट dp डिवाइडेड बाई गामा माइनस का 1, डिवाइडेड बाई गामा माइनस का 1 यहां पर बचते हुए नजर आ रहा है। यस और नो। तो मैंने बोला ठीक है भाई। अब यदि मैं यहां पर इसको इधर में लेके आता हूं और इसको मल्टीप्लाई कर लेता हूं तो चीजें हमारे पास में बदलते हुए नजर आ जाएंगी। ठीक है, चीजें हमारे पास में कुछ बदलती हुई नजर आएंगी। देखो कैसे, इसको यदि मैं इधर लेके आता हूं तो ये बन जाएगा माइनस का p डॉट डीवी बराबर p डॉट डीवी प्लस का v डॉट डीपी डिवाइडेड बाई गामा माइनस का 1। हो सकता है बीच में कहीं शॉर्टकट में ले सकता था, लेकिन अब मैं खिंच गया हूं लंबा, तो मुझे इसी पे प्रोसेस पे करना पड़ेगा। अब गामा माइनस 1 का इधर मल्टीप्लाई कर लो तो आपके पास में चीजें क्या बनेंगी, जरा देखिए। आपके पास में बनेगा माइनस का p गामा डीवी माइनस माइनस का प्लस p डॉट डीवी बराबर, देख लो यहां पर माइनस p गामा डॉट डीवी और माइनस माइनस प्लस p डॉट डीवी, और इधर में आ जाएगा आपके पास में p डॉट डीवी प्लस का v डॉट डीपी। बोलो यस और नो। तो आपने बोला सही बात है। ओके, सो इट एम्प्लाई, देखो p डॉट डीवी से p डॉट डीवी कट जाएगा तो आपके पास में क्या बच रहा है, देखो आपके पास में बच रहा है माइनस का p गामा डीवी बराबर v डॉट डीपी। लेट अस एडजस्ट, इनको थोड़ा सा एडजस्ट करता हूं मैं यहां पे। कैसे करेंगे, p के नीचे p ले आइए, मतलब dp के नीचे p और dv के नीचे v। तो आप पाएंगे आपको मिल रहा है dp अपॉन p बराबर माइनस गामा dv डिवाइडेड बाई v।
डीपी पाई डीपी क्या लिख रहा हूं मैं, डीपी बाई पी बराबर माइनस गामा डीवी बाई वी आपको मिल रहा है। लेट्स से मैंने माना कि इस प्रोसेस में मेरा इनिशियल प्रेशर है पी इनिशियल, इनिशियल वॉल्यूम है वी इनिशियल, इनिशियल टेम्परेचर है टी इनिशियल, और फाइनल पीएफ, वीएफ और टीएफ। ठीक है, या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं, कैसा कि भैया P1 V1 और T1 ले लो, यहां पर P2 V2 एंड T2 ले लो, जो आपको उचित लगे आप उसे यहां पर ले सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। चलो, तो हमने माना, चलो P इनिशियल से कर लेते हैं, तो हमारे पास में आएगा इंटीग्रेशन। अब मेरे को इंटीग्रेशन करना है डीपी को हटाने के लिए, तो ये आएगा बेटा डीपी डिवाइडेड बाई पी, और ये आएगा पी इनिशियल से लेकर के पी फाइनल तक बराबर माइनस गामा, तो कांस्टेंट बाहर ले लेता हूं, वी इनिशियल से वी फाइनल तक, और बेटा डीवी बाई वी यहां पर आपको मिलेगा। बोलो यस और नो। नाउ डीपी बाई पी, तो 1/p का इंटीग्रेशन आप लिखोगे ln p, और लिमिट लगेगी बेटा कहां से कहां तक, p इनिशियल से p फाइनल तक बराबर माइनस का गामा, और ये आएगा बेटा ln v, v इनिशियल से लेकर के v फाइनल तक। ठीक है, ओ यस, काफी कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है। चलो कोई नहीं, डरिए मत। अब इसको यदि यहां पर लिमिट के फॉर्मेट में डाल देते हैं तो आपको क्या लिमिट मिल रही है, जरा उनको देखो फटाफट से। ln p और p फाइनल माइनस p इनिशियल इक्वल्स टू माइनस गामा ln v, v फाइनल से v इनिशियल, सॉरी v इनिशियल से v फाइनल तक। पुट करोगे और सॉल्व करने की कोशिश कीजिए जरा थोड़ी सी। तो अपर लिमिट माइनस का लोअर लिमिट, तो आप लिखोगे ln p फाइनल माइनस ln p इनिशियल बराबर माइनस का गामा ln v फाइनल माइनस ln v इनिशियल। बोलो यस और नो। तो आपने बोला सही बात है। चलो दोनों साइड में इसको सॉल्व करते हैं, तो यहां पर आपको मिलेगा ln p फाइनल अपॉन p इनिशियल बराबर माइनस गामा ln v फाइनल अपॉन v इनिशियल। बोलो यस और नो। मैं बोला सही बात है। लेट्स से यदि मैं ऐसा कर देता हूं, यहां पर माइनस का जो साइन है उसको थोड़ा सा हम लोग चाहें तो एडजस्ट कर सकते हैं। देखो, चाहें तो एडजस्ट कर सकते हैं, या फिर एक काम करते हैं, इसको इधर ले आते हैं। इधर लेके आने से क्या हो जाएगा, देखो ये बन जाएगा ln p फाइनल अपॉन p इनिशियल प्लस का गामा ln v फाइनल डिवाइडेड बाई v इनिशियल बराबर कांस्टेंट। एक काम करता हूं, इसको रहने देता हूं, ये वाले स्टेप को रहने देता हूं। रुको, पहले थोड़ा ऐसे ही करते हैं। तो अब यदि मैं देखता हूं तो मैं इसे लिख सकता हूं ln p फाइनल अपॉन p इनिशियल बराबर माइनस साइन को यदि अंदर डाल देता हूं तो ये बन जाएगा गामा ln v इनिशियल डिवाइडेड बाई v फाइनल। ध्यान देखिए क्या बन गया, ln v इनिशियल अपॉन v फाइनल। सो इट इंप्लाइज ये बन जाएगा आपके पास में ln p फाइनल डिवाइडेड बाई p इनिशियल बराबर ln और बेटा v इनिशियल डिवाइडेड बाई v फाइनल की पावर गामा। यस और नो। तो आपने बोला सही बात है। अब यदि मैं देखूं दोनों साइड में लॉग लॉग काट सकता हूं, मैं दोनों साइड में लॉग लॉग काट सकता हूं, तो मुझे मिल जाएगा p फाइनल अपॉन p इनिशियल बराबर v इनिशियल की पावर गामा डिवाइडेड बाई v फाइनल की पावर गामा। ठीक है, ओके। चलो आगे बढ़ता हूं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो मुझे मिल रहा है p फाइनल इंटू v फाइनल की पावर गामा बराबर p इनिशियल v इनिशियल की पावर गामा। इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि p इंटू v की पावर गामा बराबर कांस्टेंट। ये आपके पास में काम की इक्वेशन बन चुकी है, ये आपकी काम की इक्वेशन आ चुकी है, p इंटू v की पावर गामा बराबर कांस्टेंट। क्या ये बात समझ में आ गई आप लोगों को? इस पे अब आपके एडियाबैटिक कांस्टेंट लगेंगे और उसी के बेसिस पर न्यूमेरिकल सॉल्व होंगे। सर न्यूमेरिकल आज सॉल्व होंगे क्या? आज नहीं होंगे बेटा, आने वाले लेक्चर में न्यूमेरिकल डिस्कस होंगे। हो सकता है आने वाले लेक्चर में कुछ थियरी भी पढ़े हम लोग और कुछ न्यूमेरिकल्स भी करें, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि मैं कोशिश करूंगा। देखो मैं अभी भी बोल रहा हूं, आई विल ट्राई, बट मैं ये नहीं कह सकता कि मैं आज ही चैप्टर को फिनिश कर दूंगा। हो भी सकता है कि आज ही फिनिश हो जाए, आज के ही लेक्चर में, और ऐसा भी हो सकता है कि थोड़ा सा खिंच जाए, क्योंकि हम लोग कहां किस पॉइंट पर कितना समय लगा देंगे कोई गारंटी नहीं होती है। मतलब हम लोग एक दिमाग में सोच के आते हैं, वो बात सही है, लेकिन
कभी कभी चीजें लंबी खिंच भी जाती हैं, ठीक है। चलो एक तो ये हो गया। अब हमारे पास में देखो दूसरे और कुछ, ये तो मैंने पी और वी का रिलेशन बता दिया, बाकी रिलेशन भी बताने हैं। तो देखो हम लोग जानते हैं पीवी बराबर क्या होता है, एनआरटी होता है, यस और नो, अरे बोलो सही है ना। तो हमारे पास में यदि मैं पी की जगह लिख देता हूं कितना, एन आर टी अपॉन वी लिख सकता हूं, यस और नो। इसको उठा के यहां डालो तो आपके पास बन जाएगा एन आर टी अपॉन वी इंटू वी की पावर गामा बराबर कांस्टेंट। तो देखो कांस्टेंट चीजों को तो हटा ही दो यहां से, आपके पास में एक नया रिलेशन आ जाएगा, टी इंटू वी की पावर गामा माइनस वन बराबर कांस्टेंट। सर जी ये रिलेशन अचानक से कैसे आ गया, तो देखो v की पावर नीचे वन है, ऊपर गामा है, तो ऊपर कटेगा तो एक पावर कम हो जाएगी, तो बेटा v की पावर गामा माइनस वन और t यहां पर है। तो अब आपके पास में दो रिलेशन हो गए, p इंटू वी की पावर गामा बराबर कांस्टेंट, दूसरा रिलेशन है t v की पावर गामा माइनस वन बराबर कांस्टेंट। क्लियर है, यस। तो मैं इन दोनों रिलेशन को लिख देता हूं, p इंटू वी की पावर गामा बराबर कांस्टेंट एक रिलेशन, टी वी की पावर गामा माइनस वन बराबर कांस्टेंट, ठीक है। एक और रिलेशन चाहिए हमें, है ना, प्रेशर और टेम्परेचर का रिलेशन बाकी रह गया, ठीक है। तो उसको कैसे करेंगे, तो देखो मैंने पिछली बार पी की वैल्यू रखी थी, देखो एनआरटी अपॉन वी, इस बार वी की लिख देता हूं एनआरटी अपॉन पी, एनआरटी अपॉन पी। तो भैया यहां पर आ जाएगा एनआरटी अपॉन पी, और इसकी पावर लग जाएगी गामा, और ये आएगा कांस्टेंट। तो कांस्टेंट को तो हटा ही दो सीधा सीधा, तो आपके पास में देखो कितना बचेगा, पी, देखो पी की पावर गामा है तो वन माइनस गामा इंटू टी की पावर गामा बराबर कांस्टेंट। तो आइडियली यदि मैं बात करूं आप लोगों से, तो आपको जो सबसे सिंपल रिलेशन है वो ये है, पी इंटू वी की पावर गामा बराबर कांस्टेंट, ये याद होना चाहिए। बाकी आप पीवी बराबर एनआरटी से सारे रिलेशंस को डिराइव कर सकते हो, ठीक है, श्योर है। ये आपके मेन काम का रिलेशन, इनको तो आप डिराइव भी कर लोगे, और हो सके तो इसको भी याद रख लेना बेटा, टी इंटू वी की पावर गामा माइनस वन बराबर कांस्टेंट। इसकी जरूरत नहीं, इसमें क्या ना कंफ्यूजन भी बहुत होता है, लेकिन आप देखोगे कई बार जब सवाल सॉल्व करवाए जाते हैं तो उसमें डायरेक्टली ये रिलेशन हम लोग बोल देते हैं, ठीक है। लेकिन आप यदि इसको भी याद रखो तो इससे ये कोई भी रिलेशन आप डिराइव कर सकते हो। क्या इस बात से आप सभी लोग सहमत हैं, यस और नो। उम्मीद करता हूं ये वाला पॉइंट आपको समझ में आया होगा। अब हम लोगों को बात करनी है बेटा स्लोप के बारे में, स्लोप के बारे में आप लोगों को बात करनी है। तो कैसे करेंगे बेटा स्लोप के बारे में बात, भाई देखो ये छोटी छोटी सी चीजें ही तो है हमारे पास में, यस और नो। तो आपने बोला ठीक है, स्लोप ऑफ पी वी कर्व ये आपको निकालना होता है। तो हम लोग लिखेंगे भैया देखो कैसे, P इंटू वी की पावर गामा बराबर है कांस्टेंट। तो डिफरेंशिएट करते हैं हम लोग, तो डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आएगा बेटा P इंटू गामा वी की पावर गामा माइनस का वन इंटू डी वी प्लस का v की पावर गामा इंटू डी पी बराबर कांस्टेंट या जीरो जो भी मानना है, ठीक है। अब यहां से देखो आप लिख सकते हो v की पावर गामा इंटू डी पी बराबर p गामा v की पावर गामा माइनस वन और dv। मैं जानता हूं माइनस का साइन है, लेकिन मैं उसे यूज नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ और सिर्फ मॉड वाली चीजों के बारे में बात कर रहा हूं। यदि आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो आप लिख लीजिए भैया माइनस, नहीं तो कई लोग बुरा मान जाएंगे, ठीक है। चलो सो यहां से देखो यदि मैं लिखता हूं तो dp बाई dv का मतलब ही होगा स्लोप। तो dp बाई dv लिखा जाएगा तो ये आएगा माइनस का p इंटू गामा v की पावर गामा माइनस वन अपॉन v की पावर गामा। बोलो यस और नो। तो अब देखो यदि यहां पर आप कैंसिल करोगे, जैसे मान लो गामा की जगह आपने सोचा थोड़ी देर के लिए टू, तो बोलो क्या बचेगा, टू माइनस वन मतलब वन, और यहां पे टू तो v अपॉन वी स्क्वायर, तो एक v कट जाएगा, बराबर है या नहीं है। इसको ध्यान समझिए, गामा माइनस वन अपॉन वी की पावर गामा काटना पड़ेगा तो बहुत बच्चों को दिक्कत होगी। तो आप थोड़ी देर के लिए मन में मान लीजिए कि गामा का मतलब है टू, थोड़ी देर के लिए मन में मान लीजिए कि गामा का मतलब है टू। तो गामा का मतलब जैसे आप टू रखोगे तो टू माइनस वन कितना बचेगा, वन, और यहां पर v का स्क्वायर हो जाएगा, बराबर है। तो v डिवाइडेड बाई वी स्क्वायर मतलब वन बाई वी बचेगा। तो मैं इस dp बाई dv को लिख सकता हूं, dp बाई dv बराबर आ रहा है माइनस का गामा टाइम्स p बाई v। ये आ रहा है क्या, हाँ यस, बोलो यस और नो। तो आपने बोला सही बात है,
सो यहां पर एक पॉइंट आपके सामने रिलेट होते हुए नजर आया होगा, और वो क्या है जरा बता दीजिए। दिस इज रिलेटेड विद द आइसोथर्मल प्रोसेस। हाउ? तो भाई देखो, ये वाला जो होता है ना, मतलब इस गामा को यदि मैं हटा दूं तो डीपी बाई डीवी का मतलब आ रहा है यहां पर माइनस का पी बाई वी और इनटू गामा आ रहा है, यस और नो। तो हम लोग लिख सकते हैं स्लोप, ऐसे नहीं, हम लोग लिख सकते हैं क्या मालूम है क्या, मान लीजिए स्लोप को मैं लिख लेता हूं एम, तो मैं लिख सकता हूं एम फॉर एडियाबैटिक बराबर गामा टाइम्स एम फॉर आइसोथर्मल। ये एक रिलेशन है, ये काम का रिलेशन है, इस पर सीधा सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ लेता है। क्या ये बात समझ में आ रही है? अच्छा अच्छा, ये स्लोप के बाद में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? हम लोगों ने पढ़ा था स्पेसिफिक हीट। तो अब अगला टॉपिक हम लोगों को पढ़ लेना चाहिए स्पेसिफिक हीट। अच्छा, स्पेसिफिक हीट कैसे डिफाइन की जाती है? C बराबर Q डिवाइडेड बाई N इंटू डेल्टा टी। तो आइसोथर्मल प्रोसेस में डेल्टा टी जीरो हो गया तो वो इंफिनिटी हो गई थी, लेकिन बेटा यहां पर आपका Q बराबर जीरो है तो C बराबर कितना आएगा? जीरो। तो इसका मतलब एडियाबैटिक प्रोसेस में स्पेसिफिक हीट कितनी होती है? जीरो हो जाती है। क्या ये बात समझ में आई? ऑल दीज आर नथिंग बट द क्वेश्चन। ये जो डेरिवेशन चल रहा है ना, वो अपने आप में छोटे छोटे क्वेश्चंस का क्या है? एक समूह है, ठीक है। और क्या रह गया हमारे पास में? इलास्टिसिटी, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी रह गया। तो चलो हम लोग बेटा उसके बारे में बात कर लेते हैं। एडियाबैटिक इलास्टिसिटी को भी यहां पर कवर कर लेते हैं। बोलो क्या आएगा? तो आपने लिखा था बल्क मॉड्यूलस बराबर डीपी डिवाइडेड बाई माइनस डीवी बाई वी, यस और नो। तो भैया इसमें से वी को तो मैं साइड में हटा देता हूं, तो मेरे पास में बी बराबर बच रहा है माइनस का वी इंटू डीपी बाई डीवी, यस और नो। यहां पर कुछ आपको जाना पहचाना सा चीजें नजर आ रही हैं या नहीं आ रही है? बोलो फटाफट से। मैं कुछ हटा गया क्या? डीपी बाई डीवी, हाँ सही है। तो चीजों को देखिए वो क्या है। तो डीपी बाई डीवी का मतलब है माइनस का पी बाई वी इंटू गामा, माइनस का पी बाई वी इंटू गामा। तो आप लिखोगे बी बराबर माइनस का वी इंटू माइनस का पी बाई वी इंटू गामा, ठीक है। बोलो क्या हो जाएगा यहां पर? माइनस से माइनस, वी से वी, तो बी बराबर आ रहा है गामा इंटू पी, यस और नो। तो फिर से बी ऑफ एडियाबैटिक इज गामा टाइम्स बी ऑफ आइसोथर्मल। अगेन रिलेशन पिछली बार क्या आया था? बिल्कुल वैसा ही चल रहा है, गामा एक्स्ट्रा आ रहा है बस। एडियाबैटिक इलास्टिसिटी में क्या आता है? गामा टाइम्स आइसोथर्मल इलास्टिसिटी, यस और नो। ये हम लोगों ने वेव्स वाले चैप्टर में यूज किया हुआ है जब हम लोग स्पीड ऑफ साउंड वेव्स करते हैं, यस और नो। बोलो क्लियर हुई बात? चलो ठीक है। अब इसके बाद में हमारे पास में क्या बच जाता है? वर्क डन और निकाल लेते हैं, और वर्क डन यदि निकल जाएगा तो उसके बाद में हमारा काम बन जाएगा। तो भैया वर्क डन का जो नेचुरल फॉर्मूला हमारे पास में आता है वो हम लोग लिखते हैं डी डब्ल्यू बराबर पी डॉट डीवी, और जब वर्क डन लिखना होता है तो हम लोग कह देते बेटा इंटीग्रेशन पी डॉट डीवी, और ये होगा वी इनिशियल से लेकर के वी फाइनल तक। अब याद करो, यदि हमारे पास में आइसोबारिक प्रोसेस होती तो प्रेशर को मैं कांस्टेंट कर देता था। यदि हमारे पास में आइसोथर्मल प्रोसेस होती तो पीवी बराबर एनआरटी से हम लोग निकालते थे। आइसोकोरिक प्रोसेस में तो डीवी जीरो हो गया, मतलब वर्क डन ही जीरो हो गया। लेकिन ये है एडियाबैटिक प्रोसेस। ये कौन सी प्रोसेस है? एडियाबैटिक प्रोसेस है, जिसमें प्रेशर वॉल्यूम सब कुछ क्या होता है? चेंज होता है। तो यदि ऐसा हो रहा है तो हमें प्रेशर को थोड़ा सा कुछ ना कुछ करके निकालना पड़ेगा। तो वो कैसे निकालेंगे? तो भैया इसके लिए हमारे पास में दिया हुआ है P इंटू वी की पावर गामा बराबर कांस्टेंट, यस और नो। तो इसका मतलब मैं लिख सकता हूं P बराबर वी की पावर माइनस गामा टाइम्स कांस्टेंट। कांस्टेंट को कुछ तो भी लेना पड़ेगा, तो मैंने लिख दिया भैया P बराबर K इंटू वी की पावर गामा। P बराबर क्या लिख दिया? K एक कांस्टेंट का मैंने प्रयोग किया है। K क्या है मेरे पास में?
एक कांस्टेंट का मैंने प्रयोग किया है, इस कांस्टेंट, ये कांस्टेंट अपने आप कट जाएगा आगे चल के। ओके, तो इतना ले लिया, इसको उठा करके यहां से यहां पर पुट करता हूं तो W बराबर आएगा V इनिशियल से लेकर के V फाइनल तक। किसकी वैल्यू? P की वैल्यू। क्या लिखी? K इंटू V की पावर माइनस का गामा बराबर डॉट डीवी। बोलो यस और नो। ध्यान से देखो, ये इंटीग्रेशन वाला पार्ट है जिसमें आप लोग बहुत घबराते हो। मेडिकल के बच्चों में यही होता है, ये घबराते हैं ज्यादा, हवा बना रखा है मैथ्स को। कुछ नहीं है बेटा, सिंपल है। चलो आ जाओ। अब एक बात बताओ, W बराबर K तो कांस्टेंट, उसको तो बाहर रह लो, x की पावर n का इंटीग्रेशन होता है x की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन। अब ये इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है। अब ये फॉर्मूला जिसको याद है उसके लिए कुछ नहीं बता बेटा, v की पावर माइनस गामा का कितना लिखा जाएगा? तो आप लिखोगे v की पावर माइनस गामा प्लस का वन अपॉन, जो पावर आती है उसे नीचे लिख देते, तो माइनस गामा प्लस का वन, और इंटीग्रेशन करेंगे v इनिशियल से लेकर के v फाइनल तक। बोलो यस और नो। तो आपने बोला ठीक है। चलो भाई, अब इसको आगे बढ़ाते हैं। जब मैं इसको आगे बढ़ाने की एक कोशिश करता हूं तो W बराबर, देखो मैं इसे वन माइनस गामा लिख सकता हूं, बिल्कुल, और इसे मैं वन माइनस गामा लिख के बाहर निकाल लेता हूं वन माइनस का गामा, ठीक है, K अपॉन वन माइनस का गामा। और ये जो बन रहा है वो बन रहा है V की पावर वन माइनस का गामा, V इनिशियल से लेकर के V फाइनल तक। बोलो यस और नो। कुछ ऐसा हमारे पास में रिलेशन मिलते हुए नजर आ रहा है। बोलो यस और नो। तो आपने बोला सही बात है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो W बराबर K अपॉन वन माइनस का गामा, कितना था ये? V की पावर वन माइनस गामा। तो बेटा आप लिखोगे V फाइनल की पावर वन माइनस गामा माइनस V इनिशियल की पावर वन माइनस का गामा। बोलो यस और नो। तो आपने बोला सर जी ये वाली बात तो ठीक है, अब क्या करें? K तो कटा ही नहीं सर, आपने तो बोला था K कट जाएगा। कोई बात नहीं, नहीं कटा तो यहां से देखो P बराबर K इंटू V की पावर गामा है, इस कांस्टेंट को ही तो K लिख रहा हूं ना मैं। तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं K बराबर P इंटू वी की पावर गामा है। अरे भाई K बराबर P इंटू वी की पावर गामा मान लेता हूं ना, वापस से वहीं पुट कर देंगे हम लोग, जहां से K लेके आए थे वहीं से वापस, क्योंकि देखो K तो कहीं छेड़ा ही नहीं है हम लोगों ने, K को हम लोगों ने कहीं पर छेड़ा ही नहीं है, और नहीं छेड़ा है तो इसका फायदा ये हो गया कि भैया ये इसको हम लोग यहां पर लिख सकते हैं। तो W बराबर आ जाएगा P इंटू वी की पावर गामा अपॉन वन माइनस गामा, और ये V फाइनल वन माइनस गामा माइनस V इनिशियल वन माइनस गामा। अरे सर ये तो कुछ अजीब सा लग रहा है, अब कैसे सॉल्व करें? भाई देखो, ये जो आया है K, बेसिकली इस K का मतलब क्या है? K का मतलब है P इंटू वी की पावर गामा, बराबर है। तो इसका बेसिक मतलब तो यही है ना, जहां पर हम चाहें उसे P इनिशियल V इनिशियल की पावर गामा लिख सकते हैं, और जहां हम लोग चाहें उसे P फाइनल V फाइनल की पावर गामा लिख सकते हैं। यस और नो? सर ये वाला स्टेप थोड़ा सा सर दिमाग के ऊपर जा रहा है, ध्यान सुनो। हम लोगों ने K को तो रिप्लेस कर दिया P इंटू वी की पावर गामा, लेकिन ये कौन सा P और कौन सा V, ये तो यही नहीं यहाँ पे कहीं मेंशन है क्या? नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो जहां पर फाइनल आ रहा है वहां पे फाइनल ले लेंगे, और जहां इनिशियल आ रहा है वहां पे इनिशियल ले लेंगे। बात समझ में आई? जहां फाइनल आ रहा है वहां फाइनल, जहां इनिशियल आ रहा है वहां इनिशियल। मतलब मैं कह सकता हूं कि भैया W विल बी इक्वल्स टू वन अपॉन वन माइनस गामा। अब देखो इसके साथ में आएगा तो मैं लिखूंगा P फाइनल V फाइनल की पावर गामा इंटू V फाइनल की पावर वन माइनस का गामा, फिर माइनस V इनिशियल के साथ में आ रहा है तो P इनिशियल V इनिशियल की पावर गामा और V इनिशियल की पावर वन माइनस का गामा। यस और नो? क्या ये समझ में आ रहा है? ओके चलो अब देखो V फाइनल की पावर गामा है और V फाइनल की पावर वन माइनस गामा है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसका मतलब ये हो जाएगा, देखो जब बेस सेम होता है तो पावर जुड़ती है, तो गामा प्लस वन माइनस गामा मतलब V की पावर वन बचेगी। तो इसका मतलब आएगा कि भैया W बराबर वन अपॉन वन माइनस गामा तो है ये आएगा P फाइनल V फाइनल
माइनस पी इनिशियल वी इनिशियल। सो इसका मतलब ये हो गया कि जो वर्क डन निकल के आ रहा है उसे आप लिख सकते हो पी फाइनल वी फाइनल माइनस पी इनिशियल वी इनिशियल अपॉन 1 माइनस का गामा। बोलो यस और नो। ये आ गया आपका वर्क डन का फॉर्मूला किसमें? एडियाबैटिक प्रोसेस में। एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या किया? पी फाइनल वी फाइनल माइनस पी इनिशियल वी इनिशियल डिवाइडेड बाई 1 माइनस का गामा। बोलो यस और नो। अच्छा देखो मोस्टली मैं बता दूं आपको, गामा की जो वैल्यू है वो 1 से बड़ी आती है, 1.4 1.2 ऐसे नंबर्स आते हैं, ठीक है। सो फिर उस हिसाब से फिर पी इनिशियल वी इनिशियल माइनस पी फाइनल वी फाइनल उसी के टर्मिनोलॉजीज में भी हम लोग यहां पर लिख सकते हैं। अब देखो यदि मुझे प्रेशर और वॉल्यूम ना देके टेम्परेचर दिया हो तो क्या करूंगा, उसके लिए भी तरीका है। तो अभी तो मैं लिख देता हूं W बराबर पी फाइनल वी फाइनल माइनस पी इनिशियल वी इनिशियल अपॉन 1 माइनस गामा। लेकिन एक बात देखिए, मैं जानता हूं पीवी बराबर होता है एन आर टी। बोलो यस और नो। तो मैं यहां से लिख सकता हूं पी इनिशियल वी इनिशियल की जगह पर एन आर टी इनिशियल और पी फाइनल वी फाइनल की जगह पर एन आर टी फाइनल। बोलो यस और नो। लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता, इतना बता दो। लिख सकता हूं। तो इनको उठा करके यहां पर यदि मैं लिख देता हूं तो आई विल बी गेटिंग W बराबर एन आर टी फाइनल माइनस एन आर टी इनिशियल अपॉन 1 माइनस का गामा। सो W कैन बी रिटन एज एन आर टी फाइनल माइनस टी इनिशियल डिवाइडेड बाई 1 माइनस का गामा। ये भी आपके पास में एक वर्क डन का फॉर्मूला हो गया है। बोलो यस और नो। तो टेम्परेचर के टर्मिनोलॉजीज में पूछे या फिर प्रेशर वॉल्यूम के टर्मिनोलॉजीज में पूछे, गामा आपका काम आने ही वाला है, इसमें कोई दो राय नहीं है। यस और नो। तो अब हमारे पास में क्या बच गया बेटा? अब हमारे पास में बच गया फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का रिप्रेजेंटेशन इन एडियाबैटिक प्रोसेस। तो क्या करेंगे, वही Q बराबर U प्लस W लिखना है। Q तो 0 है, U बराबर माइनस W, तो इसको यहां पर पुट कर दो। U जो डेल्टा U है उससे हम लोग U फाइनल माइनस U इनिशियल लिख सकते हैं। तो उनको लिख, एक काम करो, खत्म करते हैं कहानी को। W की तो वैल्यू आपके पास पता है, तो आप लिखेंगे डेल्टा Q बराबर डेल्टा U प्लस का डेल्टा W। ठीक है, Q 0 हो गया तो आप लिख सकते हो डेल्टा U बराबर माइनस का W। डेल्टा U को लिख सकते हैं U फाइनल माइनस U इनिशियल बराबर माइनस का W। सो U फाइनल बराबर आ जाएगा U इनिशियल माइनस का W। ये काम का रिलेशन है, इस पर न्यूमेरिकल क्रिएट किया जा सकता है, इस पर भी न्यूमेरिकल क्रिएट किया जा सकता है। क्या ये वाला पॉइंट आपको समझ में आया है? सिंपल एंड सोबर, यस और नो। क्लियर है? ये बेसिक बेसिक सी चीजें हैं जो मैं यहां पर आपको करवाने की कोशिश कर रहा हूं। ये है आपका एडियाबैटिक प्रोसेस में पूरा एक्सप्लेनेशन। देखो अब ये 30 मिनट्स लगभग आपको लग गए इस प्रोसेस को समझने के लिए। यस और नो लगे हैं या नहीं लगे हैं? तो आपने बोला बिल्कुल सही बात है। अब क्या होता है ना, कई बार यहां पर आप देखो तो बेसिकली ये इंटरनल एनर्जी का ही सवाल है। ये सवाल किसका है? इंटरनल एनर्जी का, जो लास्ट में हमारे पास में बन के आया। तो इंटरनल एनर्जी से रिलेटेड कुछ चीजें यहां पर बन सकती हैं। अब इंटरनल एनर्जी से रिलेटेड कुछ चीजें बन सकती है, मतलब जैसे बॉइलिंग ऑफ द वाटर करते हैं, है ना, तो वहां पर ये सवाल बना सकता है। देखो सवाल वो एग्जामिनर कहां से कब बना देगा कोई इसके बारे में श्योरली नहीं कह सकता है कि भैया यही सवाल आएगा वही सवाल आएगा एटसेट्रा। क्लियर है? अब इसमें देखो चारों प्रोसेसेस को सीखने के पश्चात मैं आपको एक बात बताने की कोशिश करूंगा, वो ये है कि देखो आइसोथर्मल प्रोसेस और एडियाबैटिक प्रोसेस, ध्यान रखना जब भी एक्सपांशन हो रहा होता है तो जो ग्राफ ज्यादा खड़ा होता है, ज्यादा स्लोप वाला होता है, वो आपका एडियाबैटिक ग्राफ होता है। मतलब जैसे मैं आपको बता दूं एक ही सवाल में कि मान के चलो ये वॉल्यूम है, ये प्रेशर है और यहां पर 4 ग्राफ देता है एग्जामिनर आइडेंटिफाई करने को। ये सवाल पूछा जा चुका है, ठीक है। यहां से ये बेटा ऐसे जा रहे हैं और आपको यहां पर पूछा गया है, बताना है भैया कौन सा ग्राफ कौन सा है, मतलब
कौन सा आइसोबारिक है, मतलब नाम लिख दूं क्या, ए बी सी और डी, कौन सा ग्राफ कौन से ग्राफ को रिप्रेजेंट करता है, मतलब नाम लिखने, जैसे ए पे नाम लिखो तो ए को आप देख पा रहे हो प्रेशर क्या है बेटा इस पे कांस्टेंट, तो आपने इसे लिख दिया आइसोबारिक है। ओके, बी को जगह छोड़ रहा हूं, सी को जगह छोड़ रहा हूं, डी को देखिए तो वॉल्यूम कांस्टेंट है तो आप इसे लिख दोगे आइसोकोरिक। इन दोनों में तो कोई परेशानी किसी को भी नहीं होती है, बात समझ में आ रही है, इन दोनों ग्राफ में किसी को परेशानी नहीं होती है, प्रॉब्लम होती है बी और सी में। तो मैंने क्या बोला, जब भी आपका एक्सपांशन हो रहा हो, एक्सपांशन हो रहा हो तो जो ऊपर वाला ग्राफ है वो आइसोथर्मल रहेगा और नीचे वाला जो ग्राफ है वो एडियाबैटिक रहेगा। क्लियर है, मतलब यहां पर बी वाला जो है वो आपका आइसोथर्मल है और ये सी वाला जो है वो आपका एडियाबैटिक है। ठीक है, आइसोथर्मल एक्सपांशन एंड एडियाबैटिक एक्सपांशन बहुत ही फेमस सा सवाल है, हर टीचर इस सवाल को यहां पर आपको करवाता ही करवाता है। क्या ये वाला पॉइंट आपको समझ में आया है या नहीं आया है, श्योर है? ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट योर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। यहां पर आपका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स खत्म होता है और यहां से हम लोग सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की तरफ मूव ऑन करेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोगों को कुछ पता हो कि इसकी जो वीकनेस है, वीकनेस ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, दैट इज इसकी जो कमियां हैं वही कमियां, इन्हीं वीकनेस के कारण हम लोग सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, तो व्हाट आर द वीकनेस, तो भैया देखो पहली बात, इसमें इट डज नॉट टेल अबाउट द डायरेक्शन, इट डज नॉट टेल अबाउट डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट। ये आपको फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो है वो आपको हीट के डायरेक्शन के फ्लो के बारे में नहीं बतलाता है, मतलब कि भैया क्यों हमेशा आपकी हीट जो है वो हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की बॉडी की तरफ ही फ्लो हो रही है, इसका एक्सप्लेनेशन नहीं देता है। ठीक है, एक पहला वीकनेस इसका। दूसरा है कि किन कंडीशंस में आपके हीट को वर्क में कन्वर्ट किया जा सकता है। इट डज नॉट टेल अबाउट द कंडीशन, it does not tell about conditions in which, जिनमें heat can be converted into work, heat can be converted to work। ये एक दूसरी कंडीशन है, दूसरी वीकनेस है इस लॉ की, जिसके बारे में हम लोग यहां पर बात कर रहे हैं कि भैया ये इसकी एक वीकनेस है। क्लियर है, इट डज नॉट टेल अबाउट द कंडीशंस कि भैया जिसमें हम लोग हीट को वर्क में क्या कर सकें, कन्वर्ट कर सकें। ठीक है, श्योर है। और तीसरा जो है वो है ये भी नहीं बतलाता है, इट डज नॉट टेल अबाउट amount of heat converted into work, कितनी हीट वर्क में कन्वर्ट हुई है इसके बारे में भी ये नहीं बतलाता है। ठीक है, हाँ ये क्या बतलाता है, जो भी हीट आप दे रहे हो उसका उपयोग दो कामों में होगा, इंटरनल एनर्जी को बढ़ाने में और वर्क डन में, लेकिन उसमें किसमें कितना जा रहा है उसके बारे में ये नहीं बतलाता है। तो यहां से हमारे पास में सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की नींव पड़ती है और हम लोग सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में चर्चा करने लग जाते हैं। ठीक है, सो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, तो ये हमारे पास में सेकेंड लॉ के बारे में हम लोगों को बात यहां पर करनी है। अब देखो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में जब मैं बात करता हूं, देखो ये अगेन
कुछ थियोरेटिकल चीजें हैं जिनमें हम लोगों को कुछ चीजें याद रखनी पड़ती है, एग्जाम में नहीं पूछी जाती हैं, लेकिन वो पॉइंट है रिगार्डिंग, एक तो होता है यहां पर केल्विन प्लैंक का स्टेटमेंट होता है, केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट, और एक और आता है जिसे हम लोग बोलते हैं क्लॉसियस स्टेटमेंट। ठीक है, ये दो स्टेटमेंट के बेसिस पर आपका सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बताता है। तो केल्विन प्लैंक का स्टेटमेंट कहता है कि efficiency of heat engine is always less than 100%, less than 100%। ये है आपका केल्विन प्लैंक का स्टेटमेंट। मतलब ये इसको कहता है कि भैया इट इज नॉट पॉसिबल और इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट अ हीट इंजन विच कैन कन्वर्ट द हीट कंप्लीटली इनटू वर्क। ऐसा कोई इंजन बनाना असंभव है जो आपकी गिवन हीट को, जितनी भी आप हीट दे रहे हो, उसको पूरी तरह से वर्क में क्या कर दे, कन्वर्ट कर दे। ऐसा होना इम्पॉसिबल है, यस और नो। और एक आता है बेटा दूसरा और है, वो है आपका क्लॉसियस का स्टेटमेंट। ठीक है, क्लॉसियस स्टेटमेंट है। क्लॉसियस स्टेटमेंट क्या कहता है, ये कहता है कि भैया कोई फॉर सेल्फ एक्टिंग मशीन, जो मशीन खुद से काम कर रही है, मतलब जिसमें आप फ्यूल नहीं डाल रहे हो, फॉर सेल्फ एक्टिंग मशीन heat cannot transfer from colder body, ठंडी बॉडी से टू हॉटर बॉडी, ठंडी बॉडी से गर्म बॉडी तरफ। ऐसी मशीन जो खुद से कार्य कर रही है, सेल्फ एक्टिंग मशीन है। मतलब जहां पर, अब देखो मशीन का ये मतलब नहीं है मशीन इज एवरीथिंग विच कैन सिंप्लीफाई योर वर्क, मशीन इज एवरीथिंग विच सिंप्लीफाई योर वर्क, मतलब सुई धागा भी जो है वो आपका एक तरह से मशीन ही है। ठीक है, तो वो ये कहने की कोशिश कर रहा है। हालांकि कई लोगों को जैसे मैंने ये बोला होगा वैसे उनको 3 इडियट वाली डेफिनेशन याद आ रही होगी, मशीन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ये फलाना ढिमका और विच लास्ट में कहानी वही हो गई है ना, समझ में आ गया। सो हम लोग हाँ, तो क्लॉसियस ने बोल, अब देखो एक बात बताओ, ये कॉमन सी चीजें हम लोग डे टू डे लाइफ में ऑब्जर्व करते हैं, लेकिन ये लॉ है बेटा। ठीक है, ये क्या है, लॉ है। वैसे देखा जाए तो केमिस्ट्री में तो शायद आपने थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स भी पढ़ा होगा। और इंटरेस्टिंग बात ये मैं बता दूं, जैसे हम लोगों ने स्टार्टिंग करी थी जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की, लेकिन जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एक्चुअल में फोर्थ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हुआ करता था, क्योंकि फर्स्ट लॉ आया, सेकंड लॉ आया, थर्ड लॉ आया, उसके बाद में चौथे नंबर पे आया ये वाला लॉ। लेकिन ये जो जीरोथ लॉ है अभी तो नंबरिंग कर चुके थे, तो अब ऐसा तो कर नहीं सकते बदल दो करके, तो उन्होंने इसको जीरोथ लॉ में डाल दिया, क्योंकि वही हमारा सब चीजों का क्या है, बेस है, थर्मल इक्विलिब्रियम जी सिचुएशन जो क्रिएट कर रहा है। क्या ये बात आपको समझ में आ गई, श्योर है। सो अब हम लोग यहां पर बात कर लेते हैं, थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं एंट्रोपी के बारे में, और फिर हम लोग आज के लेक्चर को यहां पर कोशिश करेंगे खत्म करने की। एंट्रोपी, बेसिकली एंट्रोपी का मतलब होता है डिग्री ऑफ रैंडमनेस और डिसऑर्डर। ठीक है, कोई चीज कितनी रैंडम बिहेवियर दिखा रही है वो उसकी एंट्रोपी को बतलाती है। उसका डिसऑर्डरनेस जितना ज्यादा होगा किसी सिस्टम में, तो उसकी एंट्रोपी भी उतनी ही ज्यादा होगी। जैसे एक सॉलिड चीज है, सॉलिड है तो उसमें एक प्रॉपरली क्या हो गया, ऑर्डर डिसाइड हो गया। ठीक है, तो उसकी एंट्रोपी कम होगी, या मान लीजिए जीरो ही मान लीजिए। और यदि उसी टेम्परेचर पर यदि मैं बात करूं, कोई लिक्विड की बात करते हैं, तो लिक्विड में थोड़ा सा रैंडमनेस बढ़ गया, क्योंकि अब ये फ्लो कर पा रहा है, सॉलिड एक जगह रुक गया, लिक्विड फ्लो कर पा रहा है, मतलब इसमें रैंडमनेस बढ़ चुकी है, यस और नो, इसकी एंट्रोपी से ज्यादा होगी। लेकिन यदि गैस की बात करें, वो तो पूरे कमरे में 3 डिमेंशनल ज्योमेट्री में भाग रही होगी, तो उसकी रैंडमनेस तो और भी ज्यादा है, तो उसकी एंट्रोपी और भी ज्यादा होगी। बस इतना सा हमारे पास में एंट्रोपी से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है। एंट्रोपी के बारे में यदि कुछ इंपॉर्टेंट बातों के बारे में यदि मैं बताऊं, तो वो ये है कि भैया एंट्रोपी इज नॉट अ कंजर्व्ड क्वांटिटी, एंट्रोपी इज नॉट अ कंजर्व्ड क्वांटिटी।
एंट्रोपी कंजर्व नहीं रहती है। दूसरी बात, एंट्रोपी जो यूनिवर्स की एंट्रोपी है इज इंक्रीजिंग, एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स इज कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग। ठीक है, ये कुछ बातें हैं जो एंट्रोपी के बारे में मैं यहां पर आपको बतलाने की कोशिश कर रहा हूं। और तीसरा पॉइंट है कि एंट्रोपी कैन नॉट बी क्रिएटेड, जब कंजर्व है नहीं तो कैन नॉट बी क्रिएटेड। मैं कुछ उल्टा लिख रहा हूं शायद से, मेरे को लगा ही था। एंट्रोपी कैन बी क्रिएटेड बट कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। ये कंडीशंस होती है बेटा कुछ फिजिक्स में, तो देखो ऐसे तो इन पे भी कोई पूछने वाला कुछ भी नहीं है आपसे। ठीक है, एंट्रोपी को क्रिएट कर सकते हैं लेकिन डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, ये कुछ चीजें हैं। ठीक है, ये होती है कहानी। श्योर? और मेनली क्या है ना, देखो आपने जब केमिस्ट्री में पढ़ा होगा तो एंट्रोपी की तुरंत बाद में वर्ड आ जाता है एंथैल्पी, और फिर वहां से एंट्रोपी और एंथैल्पी का रिलेशन बतलाते हैं आपको, और फिर वो एंथैल्पी को आगे लेकर के चलते हैं और उसको हम लोग डिटेल में वहां पर केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। लेकिन यहां ऐसा नहीं है, ये बस एक नाम के लिए कि भाई भूले भटके जब फिजिक्स के क्वेश्चन पेपर में आपको दिख जाए तो आपको ये सब चीजें पता हो। अब एंट्रोपी में भी हम लोग देखो वहां पर जो बातें करते हैं वो चेंज इन एंट्रोपी करते हैं, चेंज इन एंथैल्पी करते हैं ना, चेंज इन एंट्रोपी, एंट्रोपी नहीं चेंज इन एंट्रोपी के बारे में बात करते हैं। तो किसी भैया एट कांस्टेंट टेम्परेचर टी जो चेंज इन एंट्रोपी होता है वो डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाई टी होता है, डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाई टी होता है। कब? जब आपके पास में कांस्टेंट टेम्परेचर हो। लेकिन यदि कांस्टेंट टेम्परेचर नहीं होगा तो भैया आप डेल्टा एस लिख रहे होंगे, इंटीग्रेशन एस इनिशियल टू एस फाइनल पोजीशन में, और ये आएगा डी क्यू बाई टी। ये कब है? वेरिएबल टेम्परेचर। ठीक है, टी को क्यू के फॉर्मेट में लाके यहां पर आपको इंटीग्रेट करना रहेगा। सो ये आपकी कहानी। एक्चुअली मैंने कुछ गलत लिख दिया क्या? सॉरी, टी इनिशियल से लेकर के टी फाइनल करो इसको। ठीक है, क्यों? टेम्परेचर वेरिएबल है तो टेम्परेचर की लिमिट होंगी। ठीक है, श्योर है? अब कई लोग बोल रहे होंगे सर डी क्यू लिखा है तो क्यू की लिमिट होनी चाहिए। नहीं बेटा, डी क्यू को हम लोग टी के फॉर्मेट में लेके आएंगे और फिर वहां से इंटीग्रेशन को सॉल्व करेंगे। यस और नो, मतलब बेसिकली आपको क्यू की रिलेशन को टी के फॉर्मेट में लाना और लिमिट टी इनिशियल से टी फाइनल तक लगानी है। ये आपका वेरिएबल टेम्परेचर के लिए, और कांस्टेंट टेम्परेचर के लिए डेल्टा एस बराबर डेल्टा क्यू अपॉन टी। सिंपल सा फंडा यहां पर आ जाता है। ठीक है, सो दैट्स इट। इसके आगे जब हम लोग बढ़ते हैं तो हमारे पास में आता है हीट इंजन। क्या आता है? हीट इंजन आता है। अब हीट इंजन में मैं बात करूं तो देखो हीट इंजन में क्या क्या चीजें होती हैं। उसमें सोर्स होता है, वर्किंग सब्सटेंस होता है, सिंक होता है। हीट इंजन के भी क्लासिफिकेशन होते हैं। इंटरनल कंबशन इंजन होता है, एक्सटर्नल कंबशन इंजन होता है, आईसी इंजन आपने नाम सुना होगा कभी कभार। ठीक है, तो ये एक टाइप होता है। फिर इसमें हीट इंजन में फिर हम लोग आगे कार्नोट साइकिल के बारे में बात करेंगे और रेफ्रिजरेटर के बारे में बात करेंगे और चैप्टर को खत्म करेंगे। मतलब जैसा हमें प्रतीत हो रहा था कि चैप्टर आज फिनिश नहीं होगा, तो वैसा ही हो रहा है। आज चैप्टर आपका फिनिश नहीं हो रहा है। ठीक है, सो एक लेक्चर और थियरी होगी और उसके बाद लेक्चर नंबर 5 फुल ऑफ न्यूमेरिकल्स रहने वाला रहेगा। इज इट क्लियर टू यू? श्योर है? सो बेटा आज के इस लेक्चर को हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। मुलाकात फिर से करेंगे आने वाले अगले लेक्चर के दरमियान। सो तब तक के लिए धन्यवाद।